गौरव, पहले तो TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और कॉन्ग्रेचुलेशन। बॉर्डर के साथ हमने आपके फिल्म का ट्रेलर भी देख लिया और टीजर जो है वो सोशल मीडिया पे आ चुका है। कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर आवाज़ उठानी ज़रूरी है, क्योंकि कितनी भी आवाज़ उठाई जाए लेकिन हर वक्त हर समय एक ऐसा मामला आता है जहाँ पे हम निशब्द हो जाते हैं। तो कैसे दिमाग में आया ये विषय, इससे शुरुआत करते हैं। जैसा आपने बोला, ये घटनाएं जो इस तरह का महिलाओं पे असॉल्ट है, ये हम रोज़ खबरों में पढ़ते हैं, कभी छोटी खबर कभी बड़ी खबर। तो मुझे और डायरेक्टर जो अनुभव सिन्हा है, हमें भी बहुत परेशान करती रही हैं ये चीज़ें। तो कुछ कहना ज़रूरी था, ऐसा लगा कि, और इसकी तह में जाने की कोशिश थी कि ये अपराध क्यों हो रहा है और वो लोग कौन हैं जो महिलाएं जिनके साथ ये हो रहा है या जो कर रहे हैं वो कौन है। तो सोचते सोचते एक दिलचस्प कहानी बनी, एक कोर्ट रूम ड्रामा, एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है ये, जो इस क्राइम की काफ़ी सारी लेयर्स की पड़ताल करता है। राइट। तो जब कोर्ट रूम ड्रामा की बात होती है और जहाँ पे इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, तब राइटर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उसका किस तरह से ख्याल रखा गया और किस तरह से काम किया गया है? बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, आपने सही कहा, क्योंकि उसको विश्वसनीय तरीके से दिखाना, लिखना। तो हमने कोशिश की, आप ट्रेलर भी देखेंगे और जब फिल्म देखेंगे तो हिंदी सिनेमा में हमको लगता है कि एक कुछ अलग तरीके का कोर्ट रूम और भाषा, जो मुझे लगता है सच्चाई के ज़्यादा आसपास है, वैसे लाने की कोशिश की है। तो बहुत रिसर्च की, कोर्ट रूम्स में असल में क्या होता है वो बहुत देखा, और तो बाकी जब फिल्म आएगी तब और डिटेल में इसमें बात कर पाएंगे। पर ये भी था कि जिस एक्सपीरियंस से, चाहे वो एक लॉयर, चाहे वो एक सर्वाइवर, चाहे वो कोई परपेट्रेटर, वो किस साइकोलॉजी से गुजर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत रिसर्च की। क्योंकि एक मेरा इसमें फेवरेट ट्रेलर मैंने देखा, इसलिए मैं बात कर सकती हूँ कि जज भी अगर आती है, क्योंकि जब है कि नॉट रिलेवेंट एंड देन शी आल्सो सेड कि नॉट रिलेवेंट। हाँ, जो है रेवती जी ने बहुत अच्छा प्ले किया है वो। हाँ। जी 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 जी। तो जज भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, दोनों तरफ के लॉयर्स भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, सर्वाइवर भी है और एक्यूज्ड भी हैं। तो हमने सबकी ज़िंदगियों पे जाके, सबके परिवारों पे जाके, और परतें खुलती रहती हैं जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है। तो एक पुरानी फिल्मों में हम जब कोर्ट रूम ड्रामा देखते थे, और बहुत अच्छे भी लगते हैं, मज़ा भी आता है, तो एक किस्म का लार्जर देन लाइफ बिहेवियर रहता है जज का भी, लॉयर भी एक खास अंदाज में बात करते हैं। तो हमने कोशिश की है कि आज के कोर्ट्स में रियल में कैसे बातें हो रही हैं उसके आसपास जाएं। तो जैसे कि आपने कहा कि आपको भी पसंद है कोर्ट रूम ड्रामा देखना बचपन से जो कहा था, तो आपको कैसे लगता है ये दौर कब चेंज हुआ? कौन सी ऐसी फिल्म या कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जो टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ पे ये बातें शुरू हुई कि असल ज़िंदगी में किस तरह से ये चलता है या जज बात करता है? क्योंकि इससे पहले बहुत बार अगर पुरानी फिल्में देखो तो वो मेलोड्रामा ही चलता है। हाँ। तो मुझे लगता है जैसे जैसे हमारा सिनेमा बाकी चीज़ों में रियलिटी के नज़दीक आता गया, वहीं से एक्सपोजर भी बढ़ा लोगों का, कि इंटरनेट पे भी आप आज कोर्ट रूम की क्लिप्स देख सकते हैं, कि बहुत सारे आप लाइव भी देख सकते हैं केसेस के ट्रायल। तो सबको पता चला कि असल में कैसा होता है, और इन जनरल भी मुझे लगता है कि रियलिटी का डिपिक्शन बढ़ा है। अब वो एक्चुअली टर्निंग पॉइंट क्या था मुझे नहीं पता, पर आई वुड लाइक टू थिंक अबाउट दिस। हम नेक्स्ट इंटरव्यू इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं, सबसे बड़े क्लेम यहाँ पे बताए गए कि राइटर इज़ द हाईएस्ट पेड। मतलब ये सच है, क्योंकि जब आप ये इस तरह का आया वो पोस्ट सामने, तो यकीन मानिए ज़्यादातर लोगों को जो फिल्म इंडस्ट्री में है या जर्नलिस्ट है, फिल्म जर्नलिस्ट, उन्हें बिलीव नहीं हुआ। अच्छा। तो क्या ये सिर्फ दावा या इसमें सच्चाई है, ये आपके मुंह से ही सुनना चाहते हैं, क्योंकि यू आर द राइटर। इसमें सच्चाई है बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस तरीके का बातें
ये होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारी फिल्मों के लिए कि राइटर इज़ द हाईएस्ट पेड मेंबर ऑफ द टीम। और ये एक तरीके से फिल्म की राइटिंग का सम्मान है मेरे ख्याल से, और एज अ प्रोफेशन सब राइटर्स का सम्मान है मुझे लगता है, जो बहुत लॉन्ग ड्यू है हमारी इंडस्ट्री में। बहुत सारे राइटर्स को अच्छा पैसा, वैल्यू, क्रेडिट मिलता है, पर बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जिनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपना मेहनताना ठीक से पाने के लिए, अपना क्रेडिट ठीक से पाने के लिए। तो एक फ़िल्म जो राइटर को सबसे ज़्यादा वैल्यू कर रही है, तो आई थिंक फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर का बिलीफ शायद कहानी पे, स्क्रिप्ट पे ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ वेरी वेलकमिंग चेंज। राइट। तो कभी तो अच्छा लगता है कि एक्टर्स से ज़्यादा आपको मिल रहे हैं। वो कम ज़्यादा का कंपटीशन नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो जो एक आदमी या एक औरत होती है जो खाली कागज़ पे पहली बार एक ख्याल से शुरू होता है ना, आप सीन लिखते हैं, इंटीरियर, कोर्ट रूम, डे, वहाँ से एक स्क्रिप्ट शुरू होती है, तो उसके ऊपर सारा महल बनता है, एक प्लानिंग होती है। ऐसा इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, अभिनेता आके उसमें जान डालते हैं, सिनेमाटोग्राफर उसमें उसको और ज़िंदा करते हैं, डायरेक्टर सबको गाइड करता है और एक विजन देता है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारी फिल्मों के बारे में, हिंदी फिल्मों के बारे में अक्सर जो बातचीत होती है वो एक्टर्स के अराउंड ज़्यादा होती है और थोड़ा बहुत डायरेक्टर्स के अराउंड हो जाती है। रिव्यूज़ में भी एक लाइन दे दी जाती है राइटर्स के बारे में। हाँ, फिल्म अगर ख़राब लगती है तो कई बार राइटर्स के बारे में एक पैरा आ जाता है कि कितनी ख़राब एब्सर्ड स्क्रिप्ट लिखी है या जो भी है। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से कभी कभी उस कोर्स करेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इट्स अ गुड थिंग। आई होप ये बार बार हो, बहुत सारी फिल्मों में हो। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए, मतलब इस मुकाम पे पहुँचने के लिए, और एक अच्छी बोलते हैं ना कि पे मिलने के लिए, उससे पहले वाला स्ट्रगल क्या था? मतलब कहानी और किस्से तो कई होंगे, अगर एक आध सुनाना चाहे तो। नहीं, बहुत सारा। मुझे लगता है पहला काम मिलने का स्ट्रगल बहुत लंबा होता है हमारी इंडस्ट्री में। पहला काम मिले, फिर वो फिल्म बने, फिर वो सामने आए। जैसे आर्टिकल 15 मेरी पहली फिल्म थी बतौर स्क्रीन राइटर। उसके बाद काफ़ी सारे स्ट्रगल पीछे चले जाते हैं। ज़िंदगी में हर पड़ाव पे अलग संघर्ष होता है, पर उससे पहले का संघर्ष बहुत बड़ा होता है कि आप राइटर्स के साथ क्या होता है कभी कभी कि हमारे यहाँ के राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिसमें फिल्म बननी शुरू होगी तब राइटर को पैसा मिलेगा, उससे पहले बिल्कुल थोड़ा सा पैसा मिलता है। तो उस चक्कर में मतलब अभी भी यंगर राइटर्स मुझे बोलते रहते हैं हाउ टू डील विद दिस, हाउ टू डील विद दिस। तो क्या होता है कि आप 6 महीने किसी प्रोजेक्ट पे लोग लगाते हैं और उसके बाद वो फिल्म नहीं बनती है, तो उनके तो 6 महीने चले गए। बाकी सब ऑन बोर्ड जनरली तब आते हैं जब फिल्म बन रही होती है। राइटर को उसको वहां तक पहुंचाना पड़ता है, गाड़ी को धकेल के पहाड़ पे चढ़ाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उसमें भी एक चेंज आए तो बहुत अच्छा है। और इसका फ़ायदा असल में पूरी फिल्म इंडस्ट्री को है अगर राइटर्स को वैल्यू किया जाए। मैं नहीं कह रहा कि किसी और से ज़्यादा वैल्यू किया जाए, जो उनका ड्यू है। तो उससे क्या होता है, नई जनरेशन इंस्पायर होती है एज अ करियर उसमें आने में। तो बेहतर राइटर आएंगे, ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, तो बहुत अच्छा है ये। हाँ, कुछ समय पहले राइटर्स के साथ एक्ट्रेस के बारे में भी बात की जाती थी कि उन्हें भी वो ड्यू नहीं मिलता, या उनकी भी सैलरी या उनके भी पैसे जो है वो मेल एक्टर से कम होते। अब जाके वो हालात सुधार रहे हैं। आपको भी लगता है राइटर्स को लेकर भी ये थोड़े थोड़े उसमें सुधार आ रहे हैं? मैं मतलब बहुत सारे राइटर्स हैं जिनको पहले से पैसे अच्छे मिलते रहे हैं, जिनको बहुत वैल्यू मिलती है। वो डिपेंड करता है कि किस टीम के साथ वो काम कर रहे हैं, कौन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, या उन्होंने क्या काम किया है। तो पर ये जनरलाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि एक नामी राइटर को तो बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है या उसका नाम हो रहा है, लेकिन एक आदमी जो ठीक ठाक काम कर रहा है अपनी मेहनत से और एक फिल्म बन रही है, तो जो उसका ड्यू है वो उसे मिलता रहे, नाम में या पैसे में। राइट। तो
कई बार राइटर्स जब ऑफ रिकॉर्ड बात करते हैं तो बहुत सारे किस्से सुनने मिलते हैं, जैसे कि एक मैं आपको बता दूं, कई बार जो मेन एक्टर है वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं देता कि कौन लिख रहा है स्क्रिप्ट। कभी ऐसे कुछ कि मेन एक्टर उसको पता ही नहीं कि किसने स्क्रिप्ट लिखी, वो जब कुछ इवेंट होता है तब जाते, अच्छा आपने लिखी है, ऐसे भी होता है। ऐसा हो सकता है। और मेरे साथ मैंने थैंकफुली ऐसे लोगों के साथ काम किया जिन्होंने वैल्यू किया हमेशा राइटिंग को। और क्या होता है कि राइटर्स का भी कॉन्फिडेंस शायद कम हो गया होगा। जो नए राइटर्स आते हैं तो वो एक ख़ास तरह से मतलब उनको भी लगता है कि इस हायरार्की में शायद जिस राइटर को नहीं पहचान रहा एक्टर या उसको पता भी नहीं किसने लिखी है, तो इट टेल्स अ लॉट अबाउट द एक्टर ऑल्सो। इवन इफ यू और आई रीड अ गुड पीस ऑफ पोइट्री और हम अच्छा गाना सुनते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है ना किसने गाया या किसने लिखा। तो अगर एक्टर के मन में ये ख्याल नहीं आ रहा तो ये उनके बारे में भी बताता है। पर मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सबसे पहले यही पूछते हैं अगर कोई स्क्रिप्ट उन्हें अच्छी लगती है किसने लिखी है। बिल्कुल। कभी कभी ये भी होता है कि जब राइटर लिखता है उसके बाद मॉडिफिकेशन स्क्रिप्ट में, तो आप कितना कंफर्टेबल हो उसमें और कितने पॉजिटिव होते हैं? वो मुझे लगता है एक हेल्दी मिक्स होता है राइटिंग में ना। थोड़ा तो पॉजिटिव होना पड़ता है और वो पॉजिटिव आपके ईगो से नहीं आना चाहिए। आई थिंक वो पॉजिटिवनेस फॉर दी एक तरह का मुझे लगता है जो जिस सोल के साथ वो चीज़ शुरू हुई थी तो उसकी खास तरह की एक पवित्रता होती है। मुझे लगता है वो बनी रहे, वो कोर पर्पस जो है उस कहानी को कहने का वो बना रहे। उसके बाद मैं कई मायनों में बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत बहुत ओपन हूँ। मतलब अगर हम लोग पूरी टीम पढ़ती है स्क्रिप्ट, सब लोग अपने अपने फीडबैक देते हैं, कास्ट क्रू एक्टर्स सब, तो कभी कभी कोई छोटी सी भी एक प्रॉब्लम बताता है ना तो मैं तो कुरेदता रहता हूँ कि और क्या कमी लगी और क्या कमी लगी। और फिर कभी कभी होता है कि कोई आर्टिकुलेट अपनी भाषा में करता है लेकिन आपको बतौर राइटर अपने क्राफ्ट में समझना होता है कि इसको जो एंड में प्रॉब्लम लग रही है उसका सोल्यूशन शायद बिगिनिंग में है। तो हम लोग तो शूटिंग के दौरान भी रीराइट करते रहते हैं कई सीन्स। जो इस फिल्म में एक दो सीन्स खासकर ऐसे थे कि बिल्कुल आखिरी दिनों तक लगता रहा कि थोड़ा और बेहतर हो सकता है, थोड़ा और बेहतर हो सकता है। तो आई थिंक वो ओपन रहना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है ओपन रहना चाहिए कि बनाने ए निकले थे और बन भी गया। हाँ राइट। अनुभव सर के साथ काम करने का वो बताइए अनुभव। वो हमारी बड़ी एक अच्छी हेल्दी पर्सनल और प्रोफेशनल आई थिंक इक्वेशन बन गई है। हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स पहचानते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे लगता है तो हमको एक दूसरे से आइडियाज़ बाउंस करने में बहुत मज़ा आता है। तो इट्स हैज़ बीन अ वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। इट हैज़ बीन अ हाँ मतलब इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। लेकिन जब एक IITian इस प्रोफेशन में आना चाहता है जहाँ पे स्ट्रगल है, सब कुछ है, पता है यहाँ पे कि एक मंजिल तक पहुँचने में समय लगेगा, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? क्या दिमाग में सोच के निकल पड़े थे? घर वाले तो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे शुरू के कुछ सालों में। जब मैं मुंबई आ भी गया था, मेरी एक नौकरी थी एक कॉरपोरेट कंपनी में, IIT से रुड़की से पढ़ाई करके मैं दिल्ली गुड़गांव में रह रहा था और मैंने वो अब्रप्टली छोड़ दी और फिर मैं कुछ समय दिल्ली में रहा और फिर मुंबई आ गया। तो पूरा 3-4-5 साल का दौर था जिसमें वो नाराज़ से भी होते थे, परेशान भी होते थे कि ये इसको अकल नहीं है, इसने दुनिया नहीं देखी ना। और राइटर का जो स्टीरियोटाइप होता है कि राइटर सफल भी हो जाएगा तो कितना सफल होगा। मुझे लगता था यहाँ अच्छे पैसे कमा रहा है, कुछ नहीं ये अच्छा इसमें मन नहीं लग रहा तो सरकारी नौकरी कर लो इंजीनियर की, उसमें अच्छा नहीं लग रहा तो UPSC की तैयारी कर लो। इतने सारे ऑप्शन खुले हैं, उसके साथ तुम किताबें लिखते रहना। मतलब उनको लगा कि छोड़ेगा तो नहीं लिखना, तो साथ साथ में करते रहना। पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, मुझे लगता है कि उन कुछ महीनों और सालों में बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हुआ कि मैं किसी और चीज़ के साथ ही नहीं कर सकता, मुझे पूरी ज़िंदगी ये करना है, फुल टाइम करना है। और उन दिनों मैं अपने दोस्तों से जो करीबी लोग थे कहा करता था कि मुझे बस मेरे जहाँ भी मैं रह रहा हूँ उस घर में रहने का किराया और खाने के पैसे मिल जाएं तो मैं बहुत खुश हूँ सिर्फ लिख के। तो मुझे इतना ही चाहिए था। थैंकफुली उससे ज़्यादा मिला
तो लेकिन आई थिंक वो कभी कभी आपकी कोई कॉलिंग होती है, अंदर से आवाज़ आती है। फॉर्चुनेटली आई वो आवाज़। और बिकॉज जब मैं लिखना शुरू किया ना, जब मैं फिक्शन भी लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, तो उसको लिख के जो महसूस होता था, तो और फिर लोगों का रिएक्शन आता है जो आप दुनिया के बारे में या लोगों के बारे में महसूस करते हैं, वो लोग भी महसूस कर रहे हैं। आई थिंक देर इज़ नो, मतलब मेरे लिए कोई और फीलिंग उसके बराबर नहीं पहुंच पाती। हाँ। तो पहला किराया याद है? पहला किराया था, असल में मैं दिल्ली में रह रहा था, मैं घर ढूंढ रहा था, तो 2 घर के ऑप्शन थे, एक 6,000 में था और एक 5,000 में था। तो 1 रूम किचन, छोटा। दिल्ली का नहीं, मुंबई का। मुंबई का भी याद है, पर दिल्ली का मैं बताता हूँ। अच्छा, ओके। क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। अच्छा। तो सोचिए 5 और 6,000 में, जो 6,000 वाला था वो मुझे अच्छा लग रहा था, 5,000 वाले में मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था। पर मैंने 1 हफ्ता सोचा इसके बारे में कि 6,000 वाला लेना चाहिए, 5,000 वाला लेना चाहिए। अब सोच के लगता है कि उस 1,000 रुपये के लिए आप इतना ज़्यादा सोच रहे थे। बट मैं बहुत छोटे से कस्बे में पला बड़ा, राजस्थान में। मतलब बहुत छोटे में तो हम गांव में रहते थे, और मेरे मम्मी पापा स्कूल टीचर थे। तो जो स्कूल, सरकारी स्कूल का क्वार्टर होता है, तो बिल्कुल एक रेगिस्तान के गांव में उससे शुरू हुई ज़िंदगी, और अब मुंबई में है। तो मज़ेदार है, तरह तरह की ज़िंदगी देखी, और वो लिखने में बहुत काम आती है। बिल्कुल। बट वो होता ना, खाना मुंबई का बहुत अलग होता है। जब राजस्थान या गुड़गांव से आए, तो क्या इम्प्रेशन था पहले फर्स्ट खाने को लेकर? खाना तो बहुत अलग है। मतलब एक समय तक मैं नॉर्थ इंडियन फूड को ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता था। यहाँ भी ढूंढते रहते थे, तो यहाँ थोड़ा उतना अच्छा नॉर्थ इंडियन फूड कम ही जगहों पे मिलता है, तो शुरू के सालों में फिर भी वही खाते थे। धीरे धीरे कुछ सालों से ये हुआ कि मतलब मुझे साउथ इंडियन फूड में बहुत, मतलब मुझे डोसा बहुत अच्छा लगने लगा कुछ सालों से। और बॉम्बे का जो, मतलब वड़ा पाव मुझे अच्छा लगता है, पर मैं कभी कभार ही खा पाता हूँ, ऐसा नहीं है। तो लेकिन जो मराठी एक्चुअल खाना है, जो बॉम्बे के बाहर, मुंबई में मिलता नहीं, मुंबई के बाहर ही मिलता है, वो मुझे बड़ा अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लगती हैं उसमें। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि 80 के इसके, जब आज माहौल एक है जहाँ पे जिंगोइज्म लोगों को पसंद है, लोगों को लार्जर देन लाइफ किरदार देखने हैं, तो ऐसे में एक इस तरह की स्क्रिप्ट लाना और लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए किस तरह से सोचा गया और किस तरह से आपने काम किया इस पर? हम लोग सोचते हैं कि हमको कौन सी कहानी कहनी है, और ये तय था कि मेन स्ट्रीम कहानी कहनी है, जो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अफेक्ट करे, छुए उनको। तो मुझे लगता है कि हमारी कहानी का जो इमोशन है वो बहुत डीप है, और सब लोग उससे गुज़रते हैं, उस डर से या उस फिक्र से, और हम सुनते पढ़ते रहते हैं उन चीज़ों के बारे में। लेकिन उसके अंदर जाके क्या होता है वो हमको पता नहीं चलता, हमको 10 लाइन में पता चलती है हमेशा वो चीज़। तो हमने सोचा उसके अंदर घुसते हैं, और जैसे जैसे कहानी में घुसे तो लगा ये तो बिल्कुल वो कहानी है जो सब कहना सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में हर परिवार में बात होती है, जिसके बारे में हर महिला, मतलब हम सब देखते हैं। एक लड़की रात को निकलती है तो थोड़ा अलर्ट रहती है, या घर वाले जब कैब से भी जाती है तो बोलते हैं कि लोकेशन बताना। तो ये फिक्र या ये जो हो रहा है, इस पे जो गुस्सा है, वो हम सबके अंदर है। तो मुझे लगता है इट इज़ वेरी अर्जेंट स्टोरी टू टेल, ये लगा कि बिल्कुल इस पे बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें एक जो कहानी जो कही गई है वो कोर्टरूम ड्रामा है और थ्रिलर है, तो वो एक बहुत फॉर्चुनेटली नेचुरली ऑर्गेनिकली एक व्हीकल मिला उस कहानी को कहने का। तो आई एम वेरी होपफुल दैट इट विल टच पीपल, और मुझे लगता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जेन ज़ी और यंग जनरेशन इस पे कैसे रिएक्ट करेगी। आज जब ये इस तरह की स्क्रिप्ट बने, स्क्रिप्ट अगर हम राइटर के इम्पोर्टेंस की बात करें तो बोल सकते हैं कि ये जो फिल्म की जो स्क्रिप्ट होती है वो राइटर के लिए उसका बच्चा होता है। हाँ। तो क्या ये आगे बढ़ता है, मतलब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, डायरेक्टर के पास जाता है, तो कास्टिंग होती है फिर। तो क्या कास्टिंग में राइटर्स का से रहता है? देखिए, वो डिसीजन डायरेक्टर का ही होता है, और होना भी चाहिए। वो राय लेते हैं, अनुभव तो बड़े डेमोक्रेटिक
तरीके से राय लेते हैं कि ये, या कभी कंफ्यूज होते हैं कि ये या ये या, तो वो होता है उसमें उस तरीके से, पर डिसीजन उन्हीं का होता है। बिल्कुल। तो अब आप बताओ राइटर, जब आपकी ये ट्रेलर के बाद कास्ट देखते हैं तो क्या कहना चाहेंगे कास्ट के बारे में? मतलब तापसी है, मतलब एक पावर पैक, हाँ, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और जिस तरीके के हमने किरदार, कुछ किरदार तो जब लिख रहे होते हैं तभी दिमाग में डिस्कस करते रहते हैं कि ये वो प्ले कर सकते हैं, वो प्ले कर सकते हैं, पर बहुत अच्छे एक्टर आए जिनका बहुत बिलीफ था स्क्रिप्ट में, जिनको ये लगा कि ये कहानी को इफ़ेक्टिवली कहना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने बहुत अच्छे से जान फूंकी, बहुत अच्छे से प्ले किया। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं जिन्होंने उन किरदारों को जिया, उन लाइनों को बोला। गौरव, अब जब आप एक स्ट्रगल का पीरियड, मतलब हमेशा स्ट्रगल ऑब्वियसली आर्टिस्ट का शुरू ही रहता है, बट फिर भी एक होता है कि स्ट्रगल होता रहता है रोज की। अभी मैं आज आइडिया ही नहीं आ रहा, कल नहीं आ रहा, परसों नहीं आ रहा, तो आर्टिस्ट का तो रहता ही है। बट वो फिर भी एक डूज और डोंट्स क्या है, मतलब होता है ना कि बताओ राइटर मैं इस तरह का काम करूंगा, मैं इस तरह का काम जो है वो नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि इवन कुछ करने से पहले अगर कोई और भी मुझे एक आइडिया दे रहा है या पिच कर रहा है कुछ और, तो मैं सबकॉन्शियसली ढूंढता रहता हूँ कि फिल्म कह क्या रही है। वो कोई इमोशन हो सकता है, वो कोई थॉट हो सकता है, वो किसी कैरेक्टर के बारे में कुछ जर्नी हो सकती है, बट मुझे लगता है कि उससे मेरा कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिल्म का जो कोर थॉट है या कोर इमोशन है, उसके बाद सब कुछ होता जाता है, उसके बाद इट्स अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क एंड क्राफ्ट बोथ। तो वही मुझे लगता है, अगर कोई मुझसे पूछे तो ये एक लिटमस टेस्ट हो सकता है किसी के लिए, क्या करूँ क्या ना करूँ वैसा। और राइटर्स की जर्नी जो होती है वो थोड़ी लंबी होती है, मतलब इस इंडस्ट्री में, मतलब अगर आप कहानी लिखते हो, कविता लिखते हो, तो आप लिख के आज छाप दो सोशल मीडिया पे, फिल्में बनते बनते कभी समय लगता है, कभी रुक जाती हैं, कभी कुछ होता है, तो ना पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत टैलेंटेड लोगों को देखता हूँ जो बेचारे पेशेंस में स्ट्रगल करते हैं, कभी कभी मैं भी करता रहा हूँ, तो मुझे लगता है पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग अ राइटर। राइट। जेनजी की बात की आपने, और आपने कहा कि जेनजी को ये पसंद आएगी, तो जेनजी को पसंद आने के लिए उनकी पसंद के अनुसार कुछ ज़्यादा एफर्ट्स या अलग एफर्ट्स करने, क्या मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल दिल से कहानी कही है, राइट, और हर मतलब वो कहानी का इमोशन बहुत सच्चा है, तो उसी पे उम्मीद है कि वो जो दिल से कहानी कही है और वो वैसी फिक्रें हैं और वो वैसी गुस्सा है जिसको बहुत सारे लोग महसूस करते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि उन तक पहुंचेगी। राइट। जैसे आपने कहा कि आप छोटे से कस्बे से आए हो, तो ऑब्वियसली स्टार स्ट्रक होना मतलब कभी कभी तो बनता है, तो पहला जिंदगी का स्टार स्ट्रक मोमेंट कौन सा था आपका? कभी ऐसे हुआ है? हुआ नहीं, मतलब मैं चाहता था जब तक मैं मुंबई आया, मतलब मुझे लगता है जब तक मैं अपने कस्बे में था 18 साल की उम्र तक, तब होगा वो मोह या वो कि इम्प्रेस हो जाए। फिर आईआईटी गए, और उसमें क्या होता है कि जब आप आईआईटी जैसा एग्जाम क्रैक करते हो ना, तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर दिया, इतना टफ एग्जाम कर दिया भगवान ने तो आपको क्योंकि परिवार समाज ऐसा महसूस कराता है, हालांकि इट्स जस्ट एन एग्जाम एंड इट जस्ट टेस्ट की एक खास तरह का एप्टीट्यूड और स्किल। इट्स नॉट जस्ट एन एग्जाम, मेरे दोस्त कर चुके हैं, मुझे पता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब इट डजंट डिफाइन यू एज अ ह्यूमन बीइंग। ट्रू, ये आपका एक किस्म का इंटेलिजेंस की परीक्षा है, बट एक ह्यूमन बीइंग इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ होता है। पर जब तक मैं मुंबई आया तो अपने काम और तो उन लोगों के साथ किसी को देख के, अगर किसी का काम देख के, अगर यहाँ पे सोनू निगम आ जाए और वो गाना गा रहे हो, तो मुझे उनका गाना देख के अच्छा लगेगा, गाना सुन के अच्छा लगेगा कि मैंने सामने से सुना। अच्छा। बट आई वुड नॉट बी स्टार स्ट्रक। ओके। तो वो हुआ नहीं कभी। ऐसे कहीं कुछ दिमाग में या चेकलिस्ट, बकेट लिस्ट में कि इस पर्टिकुलर एक्टर को लेकर कुछ लिखना है या उसके साथ काम करना है, या डायरेक्टर के साथ काम करना है, उसके लिए मुझे अभी वो एक ऐसी चीज़ है जो हो नहीं सकती कि इरफान साहब के साथ अगर कर पाते तो, पर वो हो नहीं सकता। बिल्कुल। ओके, जैसे कि लास्ट सवाल जो कल हमने टाला था वो ही पूछ लेते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में जब हम काम करते हैं तो जिस तरह से हम
कुछ देते उसे तो उसके साथ कुछ लेकर भी जाते। तो आपके लिए 80 क्या है? 80 की जो रिसर्च की कि ये जो असॉल्ट महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या साइकी है, क्या हो रहा है, उससे बहुत कुछ जानने को मिला, खासकर मेल साइकी के बारे में। और कहाँ कहाँ पे करेक्शन हो सकता है, परवरिश कितनी इम्पोर्टेंट होती है बच्चों की, वो थोड़ा सा और स्ट्रांगली पता चला। तो मुझे लगा कि एज अ सोसाइटी हमको पेरेंटिंग पे और बच्चों पे बहुत बात करने की ज़रूरत है। और एज अ प्रोफेशनल एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, कुछ महिलाओं के रियल एक्सपीरियंसेस के बारे में डिटेल से जाना, जो गुजरती हैं, जो सर्वाइवर्स होते हैं। तो ये सिर्फ ना जब न्यूज़ में आता है तो आपको उसकी एक फिजिकलिटी पे ही ज़्यादा बात होती है जी। ये आपको जो साइकोलॉजिकली इम्पेक्ट करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इन अ वियर्ड वेज फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, तो वो पता था हमेशा से, पर जब आप रियली और ज़्यादा जानते हैं तो और ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। इसलिए और ज़्यादा अर्जेंटली मुझे लगता है बात करने की ज़रूरत है इन चीज़ों पे। एंड एज अ प्रोफेशनल हम बहुत सारे ड्राफ्ट लिखे इस फिल्म के और बहुत सारी चीज़ें काटी गई। तो एज अ राइटर ये हुआ कि पहले मेरी स्पीड थोड़ी सी बढ़ी है लिखने की, रिविजन्स की स्पीड भी बढ़ी है। मतलब मैं कभी कभी 2 दिन में नया ड्राफ्ट कर सकता हूँ, अभी पहले नहीं करता था। पहले कितने दिन लगते थे? लगते तो हो सकता है 2 ही दिन होंगे, मतलब लगते तो 4-5 दिन होंगे, पर मेरे दिमाग रहता 15 दिन तो लगेंगे। अच्छा, ओके। बट कभी कभी होता है ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो ज़रूरत पड़ी तो ये भी कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम।